नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्व शिक्षा में। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट और राज्यसभा। आज हम जानेंगे कि पार्लियामेंट या संसद किस प्रकार से कार्य करती है, राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, जनता के मत का इसमें क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के टॉपिक में करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिटी क्या होते हैं, राजनीति के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हमने डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, मोनार्की, मिलिट्री डिक्टेटरशिप इसके बारे में समझा था। भारत की राजनीति को समझा था कि भारत की राजनीति की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, द्विसदनीय व्यवस्था है, दोहरी शासन व्यवस्था है, दो सदन क्यों है, दोहरी शासन व्यवस्था कहाँ से आई है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने किया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो जनता है वो अपने मत का अधिकार करके 3 स्तर की सरकार चुनती है, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार चुनती है, यानी कि उनके मतों का प्रयोग पहले केंद्र सरकार को चुनने में किया जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को चुनने में किया जाता है और उसके बाद लोकल गवर्नेंस को चुनने में किया जाता है। आज हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव बॉडी हम चुनते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर हम चुनते हैं वो सब संसद में जाते हैं। सेंट्रल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो संसद में जाके बैठते हैं और वहाँ से हमारी नियमावली को बनाते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे सर्व शिक्षा 01। यहाँ पर आपको वन लाइनर इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। यहाँ पर आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, आपके सुझाव हम तक पहुँचेंगे। आपको यदि किसी नए टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक ओल्ड पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आप देख रहे हैं न्यू पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, जिसकी नींव नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने रखी है। तो अगर हम बात करें संसद की, तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, केंद्र सरकार की कई सारी बॉडीज़ हैं जिसमें जुडिशरी भी आता है, नीति आयोग आता है, बहुत सारी बॉडीज़ हैं। जो संसद है वो केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी है। यहाँ पर जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं वो डिस्कस करते हैं किसी भी मुद्दे को, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता के वेलफेयर की बातें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फिर उन पर मत होता है, बहुमत पास किया जाता है और फिर वो जनता तक पहुंचाई जाती हैं। जो भारत की संसद प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, उसको हम सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश पद्धति से लिया गया है। जब आप आगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और कई कंट्रीज के संविधान से हमने जो हमारे लिए उपयोगी बातें थी, यूजफुल बातें थी, उनको हमने लिया है और उससे हमारा संविधान बना है। तो ऐसे ही जो सरकार का ये वेस्टमिंस्टर मॉडल है, जो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली गई है। संसद के बारे में जो विवरण किया गया है वो संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक के बीच में किया गया है। अभी हम नॉर्मल कार्यप्रणाली पढ़ रहे हैं, कैसे नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को भी उतना ज़्यादा नहीं समझेंगे, बस जब ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे सरकार को का काम कैसा है, कैसे हमारे सरकार काम करती है। संविधान के इन आर्टिकलों में हमें बताया गया कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद की संरचना क्या है, यहाँ के जो मेंबर है उनका कार्यकाल या अवधि कितनी होगी, क्या पूरी प्रक्रिया है कार्य करने की, शक्तियाँ कैसी हैं, कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं, ये सारा डिस्कशन आर्टिकल 79 से 122 के बीच में है। जो संसद के मेन 3 अंग हैं, संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। मेन अंग क्यों है? क्योंकि कोई भी मुद्दा जिस पर बहस हो रही हो, अगर वो जनता तक पहुंचाना है तो वो 3 स्टेप से होकर गुजरता है केंद्र सरकार में। पहले वो जाएगा किसी एक सदन में, या राज्यसभा में या लोकसभा में। यदि वह पहले वो मुद्दा लोकसभा में गया तो लोकसभा में बहस होगी, बहस होने के पश्चात उस पर एक बहुमत लिया जाएगा। यदि वो पास हो जाता है फिर वो मुद्दा जाएगा, यानी कि वो विधेयक हो जाता है, वो विधेयक जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में फिर सेम प्रोसेस से पास होगा, उसके बाद जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। फिर जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फाइनली जब वो राष्ट्रपति के पास जाके वो सिग्नेचर हो जाएगा, तब वो एक नियम बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, जिसका जो कि जनता के लिए फिर वो नियमावली है, जनता उसे फॉलो करती है, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो तीनों का, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों की सहमति के बाद ही कोई भी मुद्दा
फाइनली जनता तक पहुंचता है वो एक एक्ट बनता है। तो इन तीनों का डिस्कशन करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की संरचना क्या है? जैसा हमने कहा कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं, तो वो प्रतिनिधि कितने होंगे, कितने प्रतिनिधियों को हम राज्यसभा में भेज सकते हैं? तो संविधान के अकॉर्डिंग अधिकतम संख्या 250 है। अधिकतम हम 250 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेज सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य होंगे जो वो राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान स्थिति में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, जिसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य संघ राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अब ये मनोनीत करना क्या है, या संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व क्या चीजें हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, यानी कि राज्य के जो प्रतिनिधि है वो किसी भूमि के क्षेत्र के आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है या जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो जो लोग हैं वो अपना प्रतिनिधि कैसे चुन रहे हैं, डायरेक्ट वोटिंग है, इनडायरेक्ट वोटिंग है, इन सारी बातों की, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आगे वीडियो में लेंगे। सबसे पहले टॉपिक आता है कि जो राज्यों का प्रतिनिधि है वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र का निर्धारण कर रहा है। तो संविधान ने चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी किस प्रकार से सीटें डिवाइड की जाएंगी, उनके सीटों का जो एक सीट का क्षेत्र या जनसंख्या का अनुपात कितना होगा, वो सारी जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 4th शेड्यूल में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी थी कि एक राज्यों का प्रतिनिधित्व था, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था, और एक मनोनीत सदस्य थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो प्रतिनिधि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो किस प्रकार चुना जाता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। यानी कि जो हम स्टेट गवर्नमेंट में जो हम अपने विधानसभा, राज्य विधानसभा में जो हम लोग चुनते हैं डायरेक्ट वोटिंग द्वारा, जो निर्वाचित सदस्य यानी कि डायरेक्ट वोटिंग द्वारा जो हम राज्य विधानसभा में लोग चुनते हैं, जो कैंडिडेट चुनते हैं, वो हमारे वोट की वैल्यू को ले जाते हैं और वो राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन करते हैं। यानी कि हमारा वोट इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम वोटिंग कर रहे हैं अपने राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। यानी कि जनता का इसमें अप्रत्यक्ष भूमिका है। जनता की जो इसमें भूमिका है वो अप्रत्यक्ष, यानी कि जो मतदान होगा वो कैसा मतदान कहलाएगा? अप्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा। दूसरी चीज है स्थानांतरित मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। यानी कि जैसे जो हम जिस मत को जानते हैं, जो प्रत्यक्ष वोटिंग हम करते हैं, हम जाते हैं अपना वोट डालते हैं, जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्शन जीत जाता है। बट राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर अगर 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो आप 5 को वोटिंग करेंगे अपने चुनाव के आधार पर। यानी कि जिसको आप सबसे पहले चुनना चाहते हैं आप उसका नाम फर्स्ट नंबर पे देंगे, उसके बाद आपको जो सही लग रहा है वो सेकंड नंबर पे आएगा, फिर इस प्रकार से आप 5 का नाम लिखेंगे। यदि फर्स्ट को जो एक सेट किया जाता है इसमें टारगेट कि आपको कम से कम इतने वोट लाने हैं इलेक्ट होने के लिए आपको इतने वोट लाने हैं। अगर पहला कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को पार नहीं किया जाता तो आपका जो वोट है वो सेकंड कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है ये हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। यानी कि एक जो जनसंख्या का अनुपात है प्रत्येक प्रतिनिधि के पास, जो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है उसके पास जो जनसंख्या का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जनसंख्या का जो अनुपात है वो समान तरीके से लेकर जाया जाता है किसी भी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर नहीं, जैसे अमेरिका में क्षेत्र के आधार पर, भूमि क्षेत्र के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। वहाँ पे सीनेट जो चुने जाते हैं, जैसे 50 स्टेट हैं तो हर स्टेट में 2 कैंडिडेट होंगे यानी कि 100 लोग हो गए। बट इंडिया में क्या है, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है, जबकि असम में ये जो सीट हैं वो 1 है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है और जो असम में जनसंख्या है वो कम है, ठीक है। तो इस वजह से संविधान ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक प्रतिनिधि
जितने प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, प्रत्येक प्रतिनिधि के पास जो जनसंख्या का अनुपात है वो समान होना चाहिए, यानी कि हर एक प्रतिनिधि उतनी ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। मान लीजिए किसी स्टेट में जनसंख्या 2 लाख है और उस स्टेट में एक प्रतिनिधि है, यानी कि यहाँ पर एक प्रतिनिधि 2 लाख कैंडिडेटों को का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, 2 लाख कैंडिडेट, 2 लाख की जनता को। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर 8 लाख की पॉपुलेशन है, तो 8 लाख की पॉपुलेशन में हम 2 लाख पर एक कैंडिडेट है, यानी कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 कैंडिडेट हमारे उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। दूसरा स्टेट जहाँ पर 2 लाख की जनसंख्या है वहाँ पर एक कैंडिडेट होगा, यानी कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की। तो संघ राज्य क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा चयनित होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। वर्तमान में 9 संघ राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। जो 3 टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर है। सिर्फ इन 3 संघ राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में हैं। बाकी 229 जो हैं वो राज्यों से आते हैं, जो स्टेट हैं उनसे आते हैं। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी मनोनीत। मनोनीत में जो राष्ट्रपति हैं वो 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत ऐसे लोग होंगे जो कला में, साहित्य में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि उनको इसके विषय में ज़्यादा नॉलेज है या उन्होंने प्रैक्टिकली इस सब चीज़ को प्रदर्शित किया है, यानी कि वो समाज सेवा में पूर्ण रूप से भागीदार हैं, कला में अच्छा ज्ञान रखते हो, विज्ञान में अच्छा ज्ञान रखते हो, साहित्य में अच्छा ज्ञान रखते हो। ठीक है, जिनके पास इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास राज्यसभा सीट्स का पूरा टेबल है, जो स्टेट्स में कितनी राज्यसभा सीटें किसके पास हैं। जैसा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, बिहार में 16 हैं, वेस्ट बंगाल में 16 है, मणिपुर में 1 है। तो वेरिएशन आपको दिख रहा होगा कि हर एक स्टेट में उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। तो ये आपके स्टेट्स की सीटें हैं। फिर आपकी यूनियन टेरिटरीज़ की सीटें आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर में 4 हैं, दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है। साथ ही 12 कैंडिडेट जो आपके नॉमिनेट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी डिटेल है, आप इसे एक बार रीड कीजिएगा। पता होना चाहिए कि किस राज्यसभा में कितनी सीटें। अगर आप इनके बीच में कनेक्शन ढूंढेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे हम इंडिया के 7 सिस्टर की बात करते हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं वो कौन सी, जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला पार्ट है। यहाँ पर असम को छोड़ के बाकी सबके पास 1 सीट है, असम के पास 7 सीटें हैं। तो आप इनसे याद कर सकते हैं कि 7 सिस्टर्स में असम आता है जिसके पास 7 सीटें हैं और बाकी सबके पास 1 सीटें हैं। सबसे बड़ी सीट 31 उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आप एक उससे याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की सीट का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ रहे हैं राज्यसभा में, देखते हैं एक तरफ आपको दिख रहा होगा राज्यसभा जहाँ पर पूरी खाली है और एक तरफ आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। तो इस राज्यसभा में अगर आप ब्लैंक, जिसमें खाली है राज्यसभा, उस राज्यसभा में अगर आप देखें तो इस प्रकार की सीटें पड़ी होती हैं जहाँ पर आपके मेंबर्स बैठते हैं। सामने एक मेन सीट होती है जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठता है जो इस पूरी राज्यसभा को लीड कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो राज्यसभा में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी वर्किंग प्रोसेस आप देख रहे हैं। जनता की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनका एक मुद्दा होगा, उस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, बहस होगी। इस बहस को सुना जाएगा उस मेन व्यक्ति द्वारा जो फ्रंट में सीट पे बैठा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सभापति। ठीक है, इस पूरी राज्यसभा का एक सभापति होता है। वो सभापति क्या होता है, सभापति अगर उसका पद रिक्त रहे तो हम फिर कौन सा कैंडिडेट इनको लीड करेगा, ये सारी बातें अभी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ें हैं राज्यसभा की अवधि, यानी कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हैं वो प्रतिनिधि का कार्यकाल क्या होगा, किस प्रकार से फिर इनका अगर सीट रिक्त हो जाती है, सीट खाली हो जाती है, तो फिर इनका चुनाव कैसे होगा, किस आधार पर मतलब इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो ये सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस अपने माइंड में पुटअप कीजिए, ताकि उन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका।
तो राज्यसभा की जो अवधि होती है वो 6 साल की होती है। इसे अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। ये कभी भी पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता है। ऐसा नहीं है जैसे लोकसभा क्या है, 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, लोकसभा पूरी भंग हो जाएगी, फिर जनता द्वारा इलेक्ट होंगे लोग और वो सारे लोग जाके एक नई सरकार बनाएंगे, फिर लोकसभा अपना काम स्टार्ट कर देगी। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है और जो इसके कैंडिडेट हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होंगे वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इनकी सीटों को भरने के लिए फिर दोबारा चुनाव किया जाता है। दोबारा चुनाव किसके? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। जहाँ पर जिस स्टेट की सीट को खाली हुई है वहाँ पर उनके राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोबारा मतदान करेंगे और राज्यसभा का अपना कैंडिडेट या प्रतिनिधि चुनेंगे। जो ये 6 साल का कार्यकाल रखा है ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर रखा गया है। ठीक है, जन प्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 में बना था इसके आधार पर राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो जैसे भी आपने पुराने एक स्लाइड में देखा कि एक तरफ सारे राज्यसभा के मेंबर बैठे हुए हैं और बीच में एक मेन चेयर है। इस चेयर पे बैठते हैं सभापति। तो सभापति क्या होता है, कौन सभापति होते हैं, कौन सभापति बन सकता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। राज्यसभा का जो सभापति है, जैसे आप फोटो में अभी देख रहे हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू, ये करंटली राज्यसभा के सभापति हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि सर्वोच्च पद होता है राज्यसभा का। 250 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और वर्तमान स्थिति जो 2045 है, तो 245 लोग अगर किसी चीज़ पर बहस करेंगे तो उनको कोई एक सुनने वाला होता है, उसमें एक फाइनल डिसीजन निकालने वाला होना चाहिए। जैसे पूरी क्लास का एक मॉनिटर होता है, उसी प्रकार से एक सभापति होता है जो इनकी पूरे मुद्दों को, पूरी बहस को सुनता है और फिर बहुमत कराता है। क्या प्रक्रिया होती है वो पढ़ते हैं हम आगे। देश में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, पूरी राज्यसभा है, राज्यसभा में 245 मेंबर बैठे हैं और इनको लीड करने वाला जो व्यक्ति है वो देश का उपराष्ट्रपति होगा। देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति को पद से तब ही हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाए, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है हमेशा वही सभापति होगा। सभापति का पद कब रिक्त हो सकता है? जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाए या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करे। अगर वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा है तो फिर उसका पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? रिक्त हो जाता है। इस स्थिति में फिर राज्यसभा का जो सभापति है वो चुना जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं। सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति न लोकसभा का सदस्य हो सकता है ना राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, तो जाहिर सी बात है जो राज्यसभा का सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति है, तो वो भी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। सभापति किसी प्रस्ताव पर पहली बार मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में वो मतदान कर सकता है। अर्थात मान लीजिए किसी चीज़ पर डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, तो वहाँ पर उसमें बहुमत लिया जाएगा कि ये जो पूरा मुद्दा है इसके पक्ष में कितने लोग हैं और इसके विपक्ष में कितने लोग हैं। मान लीजिए एक निर्णय आ जाता है, तो जब हम पहली बार वोटिंग करते हैं तो सभापति मत नहीं देगा। वहाँ से बहुमत हुआ, मान लीजिए उस मुद्दे पर किसी लोग, जो 50 लोग ऐसे हैं जो पक्ष में हैं और 48 लोग ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं, यानी कि 50 फेवर में है, तो वो बहुमत पास हो जाएगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों की वोटिंग जो है वो 50-50 हो जाती है, तो इस स्थिति में जो राज्यसभा का सभापति है वो अपना मत देगा। जिस तरफ उसका मत जाएगा फाइनल रिजल्ट वही होगा। सभापति का जो वेतन है वो संसद निर्धारित करती है। सभापति का जो भी वेतन भत्ता होता है वो संसद निर्धारित करती है और वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। वह संसद में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है या सभापति को उसके पद से हटाना है, ऐसा कोई विचार होता है, तो पहली बात तो यह विचार 14 दिन के नोटिस पीरियड में होना चाहिए। यानी कि जब ये विचाराधीन प्रस्तावित हो तो उससे पहले 14 दिन पहले इस चीज़ का नोटिस दिया गया हो।
दूसरी बात, अगर जो ऐसा विचाराधीन प्रस्तावित हो जाता है, बहुमत से पास हो जाता है, तो इस स्थिति में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी वह नहीं होगा। ठीक है, और संसद में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है किसी भी मुद्दे पर, परंतु मत नहीं दे सकता। मत क्यों नहीं दे सकता? एक तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहा है, जो उसके पास एक पावर थी कि इक्वल वोट होने पर आप मत दे सकते हैं। दूसरा, वो सदन का सदस्य ही नहीं होता है, तो उस मुद्दे पर सदन के सदस्य ही वोटिंग कर सकते हैं, तो इस प्रकार वो मत नहीं दे सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उसके वोटिंग बराबर होने की स्थिति में वो मत दे सकता है। वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। मान लीजिए ये पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, या वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, या उनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो पास हो जाता है, या किसी भी वजह से बीमारी या मृत्यु की वजह से वो पद रिक्त हो जाता है, फिर राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? इस स्थिति में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का उपसभापति। जैसे आप देख रहे हैं मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो राज्यसभा का जो उपसभापति है, राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से अपना उपसभापति चुनती है। यदि यह पद किसी कारण से रिक्त होता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही नया उपसभापति चुन लेते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो 245 मेंबर हैं, उस सदन के जो सदस्य हैं, सभापति आपके उपराष्ट्रपति फिक्स हो गए, सदन के सदस्य आपस में ही एक अपना उपसभापति चुन लेते हैं। वोट काउंटिंग के माध्यम से, या जो सभापति हैं वो इनका इलेक्शन करवा सकते हैं कि जो अपने आप को इस पद के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, वो राज्यसभा के सदस्य आपस में ही अपने सब सदस्यों से के बीच में ही उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं। किसी वजह से अगर उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो दोबारा वे अपने बीच से ही, सारे सदस्य के बीच से ही उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं। अगर उपसभापति का पद रिक्त होता है या उपसभापति अपने पद को छोड़ता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला ये कि राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सदस्य अपने बीच से ही किसी को उपसभापति चुन रहे हैं, यानी कि वो उस सदन के सदस्य होंगे। यदि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उपसभापति का पद रिक्त हो जाएगा, या अपना वो लिखित इस्तीफा सभापति को सौंप दें, तब भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। यदि राज्यसभा के और उपसभा के पति के बीच में कुछ, मान लीजिए, अनबन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो 14 दिन का एक नोटिस पीरियड दिया जाता है और एक बहुमत पास कराया जाता है कि हम इनको इनके पद से हटाना चाहते हैं। किस रीजन से वो कारण तय किया जाता है और उसके बाद इनको इस प्रकार इनका पद रिक्त हो सकता है। जब उपसभापति, मान लीजिए जो सभापति उनका पद रिक्त है और उपसभापति एज चेयरमैन या सभापति काम कर रहे हैं, तो उनके पास सारी पावर सभापति वाली होंगी। ठीक, और उपसभापति सदन में सभापति का पद रिक्त होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी कि उनका पद अगर सभापति रिक्त है तो उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा, और उस दौरान उस उपसभापति के पास सारी शक्तियां सभापति की तरह ही होंगी। तो ये पूरा आपका राज्यसभा और राज्यसभा और संसद का जितनी डिटेलिंग थी वो ये थी, जिसमें आज हमने पढ़ा कि संसद क्या है, किस आर्टिकल में संसद का विवरण है। संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग में आज हमने पहला अंग राज्यसभा पूरा डिस्कस किया कि राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, हम अपने कैंडिडेट को राज्यसभा तक कैसे पहुंचाते हैं, क्षेत्रों का बंटवारा कैसे किया जाता है राज्यसभा का, है ना, कि जो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है। तो राज्यसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, किसी भी राज्य में सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि का क्षेत्र होता है वो राज्यसभा का क्षेत्र होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो राज्यसभा हमने चुने, हमने अपने प्रतिनिधि, प्रत्येक संघ राज्य ने अपने अपने प्रतिनिधि को चुना और प्रतिनिधि को चुन के राज्यसभा में भेज दिया। सब राज्यसभा में पहुंचे तो उनका कार्य क्या होगा? जनता के वेलफेयर के लिए और जनता के अच्छे भविष्य के लिए उनकी नियमावली बनाना, किसी मुद्दे पर बहस करना। जब ये बहस होगी तो इस बहस को डील कौन करेगा? सभापति डील करेगा। सभापति डील कैसे करेगा वो आपको सारी प्रोसेस बताई गई। सभापति के न होने पर उपसभापति डील करेगा। अगर उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो संसद अपने सदस्यों के बीच से ही उपसभापति का चुनाव कर लेती है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, उपसभापति सदन का सदस्य होता है। इनकी पूरी कार्यप्रणाली क्या होती है, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर है राज्यसभा को समझ लिया। विधेयक कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन तरीकों की बहस होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम संसद की और कार्यवाही अभी समझेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल राज्यसभा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने राज्यसभा कहाँ है, दिल्ली में है, संसद में है। राज्यसभा में कौन बैठता है? राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जनता के अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनते हैं, यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं।
ये सदस्य जाते हैं, ये प्रतिनिधि जो हैं वो जाके राज्यसभा में बैठते हैं, जनता के वेलफेयर के लिए और अच्छे भविष्य के लिए उनके लिए एक नियमावली बनाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। इनके डिस्कशन को लीड कौन करता है? सभापति लीड करता है। सभापति कैसे लीड करता है, वो सारी प्रोसेस हमने पढ़ी कि उनकी बात को सुनता है, बहुमत कराता है, बहुमत बराबर होने की स्थिति में अब तब वोट कर सकता है, पहले वोट नहीं कर सकता है। सभापति का पद कैसे रिक्त हो सकता है? रिक्त हुआ तो फिर पीठासीन अधिकारी कौन होगा? उपसभापति होगा। उपसभापति जब सभापति की तरीके से कार्य करेगा तो उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होंगी। सभापति को कैसे हटाया जा सकता है या उपसभापति को कैसे हटाया जा सकता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा क्या है, निचला सदन कैसे है ये, या लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। जितनी सारी हमारे अंदर क्वेश्चंस पुट अप होंगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लेंगे। आप हमें सारे अपने जो भी आपके दिमाग में या आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उस कमेंट बॉक्स में आप सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं हमें। सारे कमेंट्स को हम रीड करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। 5 वन लाइनर क्वेश्चन है और 2 आपके राइटिंग स्किल्स के इंप्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन है। ये बेसिक, क्योंकि हम 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, पॉलिटी का हम 0 से ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है उसके छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आप तक पहुँचाए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए पूरा वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद। और राइटिंग स्किल्स में आप हमें अपनी राइटिंग जो है, जो इन क्वेश्चनों के आंसर हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो आपके पास एक अच्छी स्किल डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो जैसे संविधान में संसद का विवरण किस भाग में, तो आपको पता है पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो को पढ़ के समझ के फिर इन क्वेश्चनों के आंसर आपको सॉल्व करने हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जो राइटिंग स्किल्स हैं वो आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो जो है वो लोकसभा की होगी।